स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिलीरियम फ्रॉम साइकेट्रिक इमरजेंसी। मतलब इसको साइकेट्रिक इमरजेंसी क्यों माना जाता है, उसमें क्यों रखा जाता है, वही हम देखेंगे। साइकेट्रिक इमरजेंसी मतलब होता है, देखिए जो डिलीरियम होता है उसको हिंदी में प्रलाप बोलते हैं। ये आपको बस हिंदी में लिखा है, कुछ बच्चों को हिंदी में ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए रहते हैं, जैसे कि बच्चों की डिमांड थी। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप डिलीरियम को डिलीरियम ही देखें, क्योंकि जो मेडिकल टर्मोलॉजी में जो है वो मेडिकल लाइन में टर्मोलॉजी इंग्लिश में ही बोली जाती है, डिजीज़ कंडीशंस के नेम और जो भी टर्मोलॉजी होती है। लेकिन जो नॉन मेडिकोज देख रहे होंगे, कुछ लोग इसको प्रलाप से ही जानते होंगे, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है। ठीक है, तो देखिए आजकल हम साइकेट्रिक इमरजेंसी देख रहे हैं एज़ पर योर डिमांड और चॉइस। तो उसमें मैंने इसमें बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी मतलब 2-4 बना दी हैं। जैसे कि पोस्टमार्टम साइकोसिस इससे पहले हमने देखा, उससे पहले ये देखिए, इससे पहले हमने अग्रेशन एंड वायलेंस देखा, उससे पहले सुसाइडल थॉट्स जो भी आते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट देखे थे। तो इस तरीके से वन बाय वन करके हम इसको ले रहे हैं, जो कि एक और वीडियो इसके बाद बनेगा साइकेट्रिक इमरजेंसी के बाद, तब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे डिलीरियम, जो कि साइकेट्रिक इमरजेंसी में से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जाते जाते अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, हालांकि मैं बोलती हूँ आप करते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये डिलीरियम है, ये क्या है, एक अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है। यानी कि ये जो है दिमागी जो मानसिक विकार है, मानसिक मतलब दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, डिलीरियम। और इसमें क्या होता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और डिसोरिएंटेड रहते हैं, डिसोरिएंटेड मतलब कन्फ्यूजन टाइप का रहेगा, उनको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। डिस्टर्बेंस रहता है उनका परसेप्शन में, वो सही से पहचान भी नहीं पाते कोई सी चीज़ को, किसी पर्सन को, इस तरीके से। ठीक है, वो भी उनका ख़राब हो जाता है। रेस्टलेसनेस रहते हैं हर समय। और ये जो होता है साइकेट्रिक इमरजेंसी का में का ही एक पार्ट होता है, फॉर्म होता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है किसमें, उन पेशेंट में जिनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम मेडिकल से रिलेटेड है, कुछ जैसे कि हाई फीवर है, तो उस समय ये वाली प्रॉब्लम डिलीरियम वाली देखने को मिलती है कुछ पेशेंट में। और कुछ पेशेंट में सर्जरी वाले, जो पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई होती है और जीए में, जीए मतलब जनरल एनेस्थीसिया उन्हें मिला होता है, तो भी उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो वेरी कॉमन होती है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, यानी कि ऑपरेशन के बाद ये पेशेंट जब अनकॉन्शियस रहते हैं ना, सडेशन में रहते हैं, उनको ज़्यादा देखने को ये मिलती है। पर उस समय ये शॉर्ट टर्म होती है, ठीक हो जाती है। तो ये जो डिलीरियम होता है, कॉजेज़ ऑफ डिलीरियम क्या होता है, ये होता है वस्कुलर डिसऑर्डर। जब इसके जो कारण होते हैं, इसमें जब किसी का जो वस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है ना, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम से काम नहीं कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, सेरिब्रल अर्थरोसिस, ये सब हो रहा है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज की भी मतलब डिसऑर्डर हो जाता है उसमें, ठीक से वो जो होती प्रॉपर वे में काम नहीं करती हैं। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि ब्रेन के अंदर किसी भी वे में ब्लीड कर रहा होता है ब्रेन अंदर से। ठीक है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वही जो होता है लीड करता है डिलीरियम को। और ये जो होता है इन्फेक्शन के वजह से भी होता है, जिसमें कि सेरिब्रम मलेरिया हो जाता है। और जब इंसेफ्लाइटिस होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू, ब्रेन टिश्यू, तो उसी को इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। मेनिंजाइटिस होता है मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से क्या होता है डिलीरियम कॉज होता है। और सेप्टिसीमिया भी एक इसका कॉज होता है। ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाइड टेंशन की वजह से भी ये, सॉरी लीजन, जो लीजन मतलब होते हैं जो न्यूप्लाज्म, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ टिश्यू, यानी कि कहीं पर भी बॉडी के कहीं पे कोई ग्रोथ बन जाती है, फिर वो अपने साइज में इंक्रीज होती जाती है, जिसे गांठें बोलते हैं ना, जैसे कैंसरस ग्रोथ है इस तरीके के। तो ये उसको जब ऑक्यूपाई करती रहती है, तो भी ये डिलीरियम को कॉज करती है, उसकी वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। ठीक है, एंड इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेडिकेशन के वजह से उसको क्या हो रहा है, अंदर पॉइजनस इफेक्ट हो रहा है, तो वो जो होता है उसकी वजह से वो लंबे समय से चला आ रहा है, कोई भी मेडिसिन वो ले रहा है, या फिर
कुछ इस तरीके से, तो वो पॉइजनस बन जा रहा है, पॉइजन का काम करने लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। तो उसके वजह से भी ये वाली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है ये डिलीरियम वाला। और क्या होता है ट्रॉमेटिक इवेंट, ट्रॉमेटिक इवेंट मतलब कि रिलेटेड टू ब्रेन में क्या होता है, जो उसका ब्रेन का जो पार्ट होता है ना, सबड्यूरल और एपिड्यूरल, तो उसमें क्या होता है हेमेटोमा होने, हेमेटोमा का मतलब होता है ब्लड का कलेक्शन किसी भी वे में, तो वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता रहेगा कहीं किसी एक पार्ट पे ब्रेन के, जैसे कि सबड्यूरल उसमें हो या फिर एपिड्यूरल में हो, उसकी वजह से भी ये होता है। फिर लसरेशन पोस्ट ऑपरेटिव, या फिर ब्रेन का कोई ऑपरेशन हुआ और वहाँ पे क्या हो रहा, ब्लीड हो रहा हो, तो वहाँ पे उसके वजह से भी ये डिलीरियम कॉज होता है। फिर है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एंडोक्राइन मतलब कि जो भी हार्मोन, जो भी हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को जो हार्मोन और एंजाइम से कंट्रोल करता है, जो ग्लैंड होती हैं जो कि हार्मोन और ये बनाती हैं, एंजाइम्स मिलते हैं हमारी बॉडी को, तो उसमें जो उसी के जब डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता है, तब भी ये वाली प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ कोमा। डायबिटीज़ कोमा का मतलब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, तो उसके वजह से इंसुलिन प्रॉपर नहीं मिला, तो क्या हुआ डायबिटीज़ इंक्रीज होती चली गई, तो उसके वजह से फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। शॉक वाली पोजीशन में भी ये होता है, इन्हीं के प्रॉब्लम से क्या होता है, शॉक में भी पेशेंट जाएगा, मिक्स एडिमा होगा, उसको मिक्सो एडिमा बोलते हैं जिसको, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हेपेटिक फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से डिलीरियम कॉज होगा, यानी कि उसका जो थायराइड है वो भी काम प्रॉपर नहीं कर रही, या तो ज़्यादा सिक्रीट करती है हार्मोन या तो कम करती है, और जैसे लीवर भी ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है, और स्किन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके वजह से ये वाली मतलब कि इसके जो सूजन टाइप की स्किन में आती है ना, तो उसके वजह से भी क्या होता है डिलीरियम कॉज होता है, ठीक है। अब है यही साइन कंटिन्यू करते हैं कि अगर ये जो नीचे दिए गए उसमें से कोई भी एक साइन सिम्टम जो हो सकते हैं डिलीरियम वाले पेशेंट में हो सकते हैं। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस जैसे अभी देखा था हमने, जिसमें पेशेंट को धुंधला सा दिखेगा, क्लाउडीनेस होगा उसको, और इसका जो रेंज होता है वो ड्राउजीनेस से लेके, मतलब पहले तो वो थोड़ा सा ड्राउजी रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, मतलब उसको मतलब धीमे धीमे वो स्लो होता चला जाएगा, उसको कुछ काम करने को मन नहीं पड़ेगा, सुस्त सा रखेगा, उसके बाद वो एकदम स्टूपर बेहोश हो जाएगा, और फिर ये कोमा में भी जा सकता है, कन्फ्यूजन भी रह सकता है। तो ये कॉन्शियसनेस का इम्पेयरमेंट की वजह से भी ये डिलीरियम होता है, जिसमें हैव द इम्पेयर लेवल ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। तो इसके वजह से क्या होगा, जो अटेंशन और कंसंट्रेशन, यानी कि जो वो किसी भी काम में, किसी के बातों में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा सही से, उसमें अटेंशन नहीं दे पाएगा, सुन नहीं पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, वो सब उसका ख़राब हो जाता है, ठीक है। एंड दे आर फाइंड टू डिफ़िकल्ट इन शिफ्टिंग, और वो क्या करता है उसमें अपने को नहीं शिफ्ट कर पाता, उसको बहुत मुश्किल होता है किसी भी के लिए किसी की बात को सुनना या कोई काम में अपना फोकस करना। फोकसिंग एंड सस्टेन अटेंशन, यानी कि अपना अटेंशन को बनाए रखना या उसमें फोकस करना या उसमें उसको अपने अटेंशन को शिफ्ट करना, बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी हो जाती है उसको, ठीक है। एंड डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन, और उसको दिमागी तरीके से भी प्रॉब्लम है, किसी को वो अपने नॉलेजेबल वाले काम नहीं कर सकता, नॉलेज से भी वो ब्रेन से वो डिस्टर्ब रहता है। इम्पेयरमेंट ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसलिए उसका थिंकिंग प्रोसेस भी क्या हो जाता है, गड़बड़ जाता है, कुछ सोच नहीं पाता पूरी तरीके से अच्छी से, और वो जो होता है उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो इमीडिएट भी ख़राब हो सकता है और रिसेंट भी। रिसेंट का मतलब अभी जैसे उसने कुछ बात करी, अचानक वो भूल गया उसने क्या बोला। इमीडिएट का मतलब जैसे उसने अभी नाश्ता किया, नाश्ते में पूछे क्या खाया, वो नहीं बता पाएगा, तो इतना ज़्यादा उसका थॉट प्रोसेस भी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मेमोरी, दैट इज़ द पेशेंट बीइंग अनेबल टू रिकॉल एनीथिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और जब उसकी मेमोरी भी ठीक से काम नहीं करती, किसी भी साक्षात्कार के समय वो ठीक से नहीं बता पाता है कुछ भी चीज़, तो उसका ये कंसंट्रेशन वाला प्रॉब्लम रहता है। एंड दे हैव द परसेप्शन डिस्टर्ब, और परसेप्शन डिस्टर्बेंस होता है जैसे मैंने बताया, पहले ही पढ़ लिया था। स्पेशली इसमें क्या होता है, इल्यूजन होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन तो पता ही है आपको, जिसमें मिस इंटरप्रिटेशन होता है रियल स्टिमुलाई, यानी कि रोप को स्नेक समझ लेते हैं, तो ये वाला परसेप्शन उसका लॉस हो जा, प्रॉब्लम होती है, गड़बड़ा जाता है। विजुअल हेलुसिनेशन उसको होने लगता है। विजुअल मतलब चाहे कोई सामने नहीं है मगर उसको दिखता है कि कोई है सामने, लेकिन वो दूसरे लोगों को नहीं दिखता है, क्योंकि वो लोग हेल्दी होते हैं। तो डिलीरियम वाली प्रॉब्लम है, ये भी होता है, ठीक है। या तो कोई दिखेगा सामने जबकि कोई है नहीं, या तो कोई चीज़ को वो कुछ और समझने लगेगा जो भी उसके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। एंड दिस में
हैव इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो ये क्या कर सकते हैं, उसके इमोशन डिस्टर्बेंस कर सकते हैं इमोशन से और इमोशन को, एंड दैट इज़ मे लीड टू डिप्रेशन। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि उसको अब लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो इसमें थिंक करता रहेगा तो डिप्रेस हो जाएगा और एंशियस होएगा, चिंता फिक्र उसको रहेगी, डरा हुआ रहेगा, इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, यूफोरिया हो जाएगा। यूफोरिया मतलब मैनिया वाले साइन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खुश होना बिना किसी रीजन के। एपाथी, लैक ऑफ इमोशनल, मैंने कि एपैथी मतलब होता है कोई भी इमोशन लेस हो जाना, मतलब कि दुख में वो अपना फेशियल एक एक्सप्रेशन दुख वाला नहीं कर पाएगा, खुशी में खुशी वाला नहीं कर पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, साइन एंड सिम्टम फिर से यही है कि उसको सोने में भी और उठने में का साइकिल उसका सब बेकार हो जाएगा, और उठने का साइकिल उसका ठीक नहीं रहेगा, कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, इंसोम्निया बोलते हैं इसको, वो वाली प्रॉब्लम उसको हो जाएगी। और सीवियर केसेस, जो ज़्यादा गंभीर केस होते हैं, उसमें तो टोटल उसकी जो स्लीप साइकिल है वो गड़बड़ा जाएगी, लॉस हो जाएगा, नींद नहीं आएगी उसको, और उसकी जो स्लीप साइकिल और उठने की साइकिल है वो भी उलट हो जाएगा उसका, कब मतलब रात में जग रहा दिन में सो रहा, इस टाइप का है। और डे टाइम ड्राउजीनेस, दिन में ही उसको कैसे रहेगा, थकान सी रहेगी, निंद्रा टाइप की, और जो नॉक्चुरल वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम, और उसके जो ये सिम्टम होते हुए रात में और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होने वाले, जैसे कि अस्थमा टाइप का या सांस में प्रॉब्लम, इस तरीके के उसके सिम्टम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और रात में ज़्यादा परेशान होगा। और डिस्टर्बिंग ड्रीम, और जो इसकी जो ड्रीम्स होते हैं वो उसको, जैसे सपने जो बुरे आते हैं वो उसको परेशान करेंगे, नाइटमेयर सपने जैसे आने लगेंगे रात में, और उसके वजह से क्या होगा, उसको दिन में भी कंटिन्यू एज हेलुसिनेशन आफ्टर अवेकिंग, उठने के बाद भी उसको वही जो सपने हैं जो उसने रात में देखे थे वो उसको डे टाइम में भी दिखने लगते हैं जगने के बाद, मतलब ठीक है, सचमुच में। और क्या होता है उसको, दे में हैव द साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, और उसका जो साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होता है मतलब रिलेटेड टू द जैसे साइकियाट्रिक वाली प्रॉब्लम आने लगेगी, जैसे हाइपर एक्टिविटी वो करने लगेगा, और क्या करेगा, बिना किसी एम के, जबकि कुछ नहीं करना, उन कपड़ों को उठाना रखना बिना किसी उसके, उसको ठीक से नहीं रखना, इस तरीके से उसकी हरकतों में आएगा। ठीक है, और मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, आइडेंटिफिकेशन, पहले तो सब कॉज का पता लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज एंड इमीडिएट करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जाम्पल एडमिशन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन फॉर हाइपोक्सिया। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कारण से उसको डिलीरियम हो रहा है, फिर उस जो डिलीरियम वाली प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी क्या करने, करेक्शन करने का कोशिश करनी चाहिए जल्दी से उसको। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एकदम पता लगाना और उसको करेक्ट करना, जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। जैसे सबसे पहले तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही, जैसे वो हाइपोक्सिया में है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना, तो उसमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और यू कैन गिव 5%, और अगर 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाना नॉर्मल से। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, यही डिलीरियम वाले साइन होते हैं, मतलब बेहोशी सी आने लगती है, कन्फ्यूजन होने लगता है, वाइटल साइन गिरने लगते हैं, जैसे पल्स बीपी ये सब कम होने लगेगा, स्लो होने लगेगा। तो उस समय उसको 50% डेक्सट्रोज जो होता है 50 ml तक का जल्दी से स्टार्ट करना होता है। और IV फ्लूइड उसको देने होंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट जो उसका बॉडी में, क्योंकि अब उसको खान पान सब उसका डिस्टर्ब हो गया, भूख नहीं लगती है, खाना ठीक से नहीं खा पाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए उसको ये देना पड़ेगा, IV फ्लूइड भी स्टार्ट करना पड़ेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले तो उसको प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जो सुरक्षित एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा, और जो भी एनवायरनमेंट उसको डिस्ट्रैक्ट करती है उसकी स्टिमुलाई को, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसको उस एनवायरनमेंट से दूर रखना पड़ेगा, और उसको जब तक कि वो मतलब कूल ना हो जाए, थोड़ा नॉर्मल ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए, तब तक का उसको सेफ एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, और इन ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रखना पड़ेगा जो उसको क्या करते हैं, उन एनवायरनमेंट जो वो वाले स्टिमुलाई होते हैं जो उसको ज़्यादा वो कर लेते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। एंड देयर शुड बी ऑलवेज बी somebody at the patient's bedside, जो होता है रियश्योरिंग एंड सपोर्टिंग, जो भी मतलब somebody मतलब होता है कोई उसका रिश्तेदार या कोई भी उसका फ्रेंड या जो भी, मतलब किसी एक पर्सन को क्या करना,
पेशेंट के बेड साइड रखना है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, ताकि वो उसको इंश्योरेंस एश्योर कर सके कि तुम ठीक हो, मतलब, और उसको सपोर्ट दे सके। तो जब एक ही रहेगा तो वो उसको पहचानने लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये मेरी केयर के लिए, तो ये मेरा कोई ख़ास है। तो बदलते रहेंगे तो वो सभी को इस तरीके से वो अटेंशन नहीं दे पाएगा, सबके साथ वो ज़्यादा फ्री, मतलब फ्रीडम, कॉन्फिडेंट, वो जो होता है ना उसका जो, मतलब कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा, मतलब फिर है कंफर्टेबल जिसे बोलते हैं, वो फील नहीं करेगा अगर बदलते रहेंगे तो। इसलिए किसी एक को ही रखना चाहिए, ठीक है। एंड एलिवेट पेशेंस, फियर एंड एंजाइटी, और जो पेशेंट को डर है और एंजाइटी है, चिंता फिक्र जो भी है, वो उसको दूर करनी पड़ेगी उसकी, किससे, जो भी उसके रूम में ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं ना, रिमूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रूम। तो जो उसके रूम में कुछ ऑब्जेक्ट रखे, उस रूम से ज़्यादा सामान बाहर निकाल लेना चाहिए, जिससे कि उसको एंजाइटी और फियर हो रहा, यानी कि वो किसी को भी कुछ भी समझ ले रहा ना। हमने पढ़ा था कि वो इल्यूज़न और हेलुसिनेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं ऐसी स्टिमुलाई, तो उनको सबको बाहर रखना चाहिए। सिर्फ उसमें क्या रखना चाहिए, दैट सीम टू बी अ सोर्सेस ऑफ मिस इंटरप्रेट, जो ये मिस इंटरप्रेटेड परसेप्शन, क्योंकि वो क्या करता है, उसको देख के मिस इंटरप्रेट कर लेता है, ठीक है। जैसे रोप को वो स्नेक समझ सकता है, तो ऐसी चीज़ों को बाहर रखना चाहिए, ठीक है। As much as possible, have and some person all the time by the patient bedside. uh, अब जो ये मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई ना कोई जो सेम पेशेंट, मतलब सम नहीं सेम, सॉरी, यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि कोई भी पेशेंट पर्सन है जो उसको देखभाल कर रहा, वो सेम पर्सन ही उसके पास में रहना चाहिए बेड साइड में, जिससे कि क्या होगा, दिस कुड बी द सेम रिलेटिव और अटेंडेंट, और जो भी कोई है वो उसका रिलेटिव हो सकता है, कोई उसका अटेंडेंट हो सकता है, जान पहचान का फ्रेंड हो सकता है, उसी को उसको देखभाल करनी चाहिए, किसी एक पर्सन को ही रहना चाहिए। और नर्स शुड मीट द पेशेंट्स फिजिकल नीड्स सच, तो और नर्सिस को क्या करना चाहिए, उसकी जो फिजिकल नीड होती है उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर उसको फीवर है, यूज़ अप्रोप्रिएट यूजिंग मेजर्स रिड्यूस हाई फीवर, जैसे उसको हाई फीवर है तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको अप्रोप्रिएट जो भी उसमें मेंटेन करना चाहिए, कोई भी जो मेजर्स होते हैं, थर्मामीटर वगैरह रहना चाहिए, और ताकि उसको चेक कर पाए, और कुछ ऐसे मेजर्स वहाँ पे मिलने चाहिए, जैसे कोल्ड स्पंजिंग है या कोई मेडिकेशन है, वो सब वहाँ पे प्रॉपर होने चाहिए। और उसका जो आईवी फ्लूइड है उसका मेंटेन करना चाहिए, उसका इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, कितना उसको फ्लूइड दिया और कितना उसने यूरिन पास किया, उसको मेंटेन करना चाहिए। उसको बोलते हैं इनटेक कितना लिया और आउटपुट कितना हुआ। मेंटेन पेशेंट हाइजीन, और पेशेंट की जो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि उसका माउथ, बॉडी हाइजीन सब आ जाता है। और उसके वाइटल साइन, जो कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर, जो भी वाइटल साइन है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, और डॉक्यूमेंट करना चाहिए, लिखना चाहिए टाइम टू टाइम कि कितना उसको फीवर है, कितना उसकी टेम्परेचर है, कितना उसका रेस्पिरेशन है, इस तरीके से। तो पेशेंट के बावल ब्लैडर का भी ध्यान देना चाहिए कि उसने कब यूरिन स्टूल पास किया, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एक्सट्रीम ड्राउजीनेस टू एंड स्लीप, पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कहीं बहुत ज़्यादा ड्राउजी तो नहीं है, ड्राउजी मतलब थका हुआ, बिल्कुल बेहोश होने को जैसा, या वो सोया तो नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए, एज दिस मे बी एज इंडिकेट दैट द पेशेंट इज स्लीपिंग इनटू कोमा, इसका मतलब है कि वो जो पेशेंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट किस में जा रहा है, कोमा में जा रहा है, मतलब सोते सोते अब वो जो स्लीपिंग है उसका वो कोमा में कन्वर्ट हो सकता है, वो जा सकता है। इसलिए उसको बहुत अच्छी से ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी या सोया हुआ तो नहीं है, सोता हुआ, ठीक है। और फैसिलिटेट ओरिएंटेशन, उसको ओरिएंटेशन जो है वहाँ पे ठीक से होना चाहिए। एंड सिंस द पेशेंट विद डिलीरियम आर डिसओरिएंटेड, और उसमें क्या करना चाहिए, जब पेशेंट क्या होता है, डिलीरियम वाला पेशेंट जो होता है डिसओरिएंटेड रहता है, तो उसमें उसको रिपीटेड एक्सप्लेन कराते रहना चाहिए पेशेंट को कि वो कहाँ पे है और आज क्या डेट है, क्या टाइम है, ये इसके बारे में उसको डेट, टाइम और वो प्लेस के बारे में उसको डेली एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि वो क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है कि वो कहाँ पे है, वो उसके दिमागी तौर भूलने वाला टाइप का रहता है ना। इंट्रोड्यूस पीपल विथ नेम, और उसको हमेशा कभी भी किसी भी पीपल को उसके सामने नेम से बुलाना चाहिए, इवन इफ़ द पेशेंट जो होता है मिस आइडेंटिफाई दैम, चाहे पेशेंट उसको पहचाने या ना पहचाने, वो फिर भी उसको उसके नाम से बुलाना चाहिए, पेशेंट के जो भी कोई अदर पर्सन है, ताकि पेशेंट को उसके नाम से उसको समझ में आए कि वो कौन है, पहचानने लगे। एंड हैव अ जो कैलेंडर एंड वॉल क्लॉक, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कैलेंडर होना चाहिए उसके रूम में, एक वॉल क्लॉक होनी चाहिए उसके रूम में, ताकि वो क्या कर सके, टेल द पेशेंट व्हाट डे
इट इज़, ताकि वो पेशेंट क्या कर सके, बता पाए, उसको बताते रहना चाहिए, देखो आज इतनी तारीख है और इतना डे है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में तो आया होगा, तो और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करिए।